आज का जो वीडियो है वो हिंदी भाषा के लिए शिक्षण सूत्र व शिक्षा सामग्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले जो 2-3 वीडियो है उसे आप ज़रूर देख लेंगे और ये वीडियो जो है आपको शिक्षण सूत्र और शिक्षण सामग्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे भी हिंदी भाषा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी का मतलब है कि इसमें 3 आयाम हैं। पहला है अध्यापक, दूसरा है छात्र और तीसरा है विषय वस्तु। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया है इन 3 चीज़ के अतिरिक्त किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। हमें क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है और कौन सिखाएगा, तो यह है अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। मतलब शिक्षण जो है वो त्रिआयामी प्रक्रिया है। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ देख रहे हैं, अगला पॉइंट हम जो देखेंगे कि शिक्षण कभी भी अधिक अनुभवी व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल टू अदर में जाता है। तो अधिक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति की ओर अग्रसर होता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे ये 2 पानी की बोतल रखी हुई है, मान लिया जाए इसको पाइप से जोड़ दिया जाए। अगर इसमें ज़्यादा पानी है, यहाँ तक पानी है, तो पानी जो है इसमें कम है, तो देखिएगा पानी का बहाव इससे इसकी तरफ होगा। तो शिक्षण ठीक उसी तरह से है कि अधिक नॉलेजेबल से, अधिक अनुभवी से कम अनुभवी, मतलब कम ज्ञान वाले की तरफ शिक्षण का प्रवाह होता है। शिक्षण सूत्र, जो कई सूत्र है, अब हम लोग शिक्षण सूत्र पे आ जाते हैं। शिक्षण के कई सूत्र हैं जो अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं और इन सूत्रों को हमें जानना चाहिए। अगर हम टीचर बनते हैं तो हमें इन सूत्रों को जानना चाहिए ताकि हम एक अच्छे शिक्षक बन सकें। और इसलिए सीटीईटी में भी ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षण सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे पहला शिक्षण सूत्र जो हम लोग यहाँ देखेंगे वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब हुआ कि हमें कभी भी शिक्षण प्रक्रिया या किसी भी अध्याय को जब हम पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाएंगे तो हमें पहले उन बातों को बच्चों से पूछना है जो बच्चे जान रहे हैं। मतलब बच्चे की जानकारी में जो चीज़ें हैं उससे सबक को स्टार्ट करना है। मतलब उसका पूर्व ज्ञान जो है उससे हमें पाठ की शुरुआत करना है और फिर उसे हम अज्ञात चीज़ों की ओर ले करके जाएंगे। मतलब उसे बाद में हम नवीन ज्ञान प्रदान करेंगे, पहले उसके पूर्व ज्ञान से स्टार्ट करेंगे। अब आता है दूसरा जो शिक्षण सूत्र है वो मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब है कि जो वास्तविक चीज़ को वो जान रहा है, देख रहा है, जो चीज़ों को वो प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है, हमें जनरली उसकी तरफ से, मतलब उन चीज़ों से शिक्षा से पहले स्टार्ट करना चाहिए कि बच्चों को उन चीज़ों को दिखाना चाहिए या उन चीज़ों से बच्चों के बारे में पूछना चाहिए या ज्ञान देना चाहिए जो बच्चे सीधे सीधे देख रहे हैं, मतलब मूर्त रूप में देख रहे हैं। जैसे किसी पौधे के बारे में पढ़ाना है तो हम पहले उस पौधे को मूर्त रूप में उसे दिखा देंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे और फिर उसकी काल्पनिक चीज़ें जो होती है, जो मूर्त रूप से हम नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों को, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है अगर बच्चों को, तो पहले हम पत्तियाँ को दिखा देंगे, उसके रंध्र को दिखा देंगे, तो ये मूर्त हो जाएगा। और फिर गैस हुआ, ये हुआ, वो सब अमूर्त चीज़ हुआ, तो बच्चे उसे ज़रूर समझ जाएंगे कि हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे लेते हैं और फिर उसे ऑक्सीजन के फॉर्म में छोड़ते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ हमें जाना चाहिए। उसी पे कुछ यहाँ पे लिखे हैं हम, शिक्षार्थियों को पहले मूर्त ज्ञान देना चाहिए जो छू कर, देख कर ग्रहण कर सके। उसके पश्चात उसे कल्पनाशील, जो अमूर्त होता है, का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे नए शब्द को सिखाने के लिए भाषा अध्यापक उन शब्दों से संबंधित विभिन्न चित्रों या वस्तुओं को छात्र के समक्ष मूर्त रूप में लगाएगा। जैसे हमने बताया ना कि पौधे के बारे में पढ़ाना है तो पहले पौधे को दिखा दे या फिर पौधे की तस्वीर को दिखा दे। अब आता है सरल से जटिल की तरफ। एक दूसरा जो अगला जो सूत्र है वो है सरल से जटिल की तरफ। मतलब अधिगम की कभी भी शुरुआत जो है वो सरल चीज़ों से करनी चाहिए, आसान चीज़ों से करनी चाहिए और फिर बच्चों को धीरे धीरे उसे जटिल की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों को शुरू में क ख ग सिखाते हैं, फिर उसे मतलब शब्दों का ज्ञान देते हैं। तो पहले वर्ण, फिर शब्द। उसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, इसमें कहा जाता है कि पाठ जो होता है ना, किसी भी पाठ को जब हम बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो पाठ का पहले क्या करना चाहिए, पहले पाठ का सारांश हमें प्रस्तुत कर देना चाहिए, उसके बाद उसके विभिन्न अंशों का। जैसे एक बड़ी कविता को पढ़ाने के लिए भाषा अध्यापक उसे विभिन्न अंशों में बांटकर भाव
भी व्यक्ति करता है। मतलब अधिगम कराने से पहले, कभी भी बच्चों को क्लास में अधिगम कराने से पहले हमें उसका थोड़ा सार बता देना चाहिए। मतलब उसका संक्षिप्त में एक संक्षिप्त फॉर्म हमें बता देना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, मतलब जानकारी हासिल कर रहे हैं आज, उसका संक्षिप्त फॉर्म बता देना चाहिए। और तब फिर उसके छोटे छोटे पार्टों पे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। जैसे इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि पौधे के बारे में पढ़ाना है, तो हमें पहले पौधे के बारे में पढ़ाना होगा, हल्का सा संक्षिप्त बताना होगा कि जैसे हम जानदार हैं, पौधे भी जानदार हैं, फिर उसमें भी पत्तियाँ होती है, जैसे हम खाते हैं तो पौधे का खाना जो है पत्तियाँ और जड़ों के द्वारा मिलता है। इस तरह से हल्का सा बता देना चाहिए, जो बच्चे पहले से भी जानते हैं। फिर उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट पे फिर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो भाषा में भी उसी तरह से होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोई कविता पढ़ाएंगे तो उसका पहले सारांश बता देंगे, फिर कविता के अलग अलग पार्ट पे हम लोग बात करेंगे, उसे अलग पार्ट में, कई पार्ट में बांट के फिर पढ़ाएंगे। तो पूर्ण से अंश की ओर उसी तरह से है, विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लोग जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब शिक्षार्थी को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, और उसके उपरांत जो अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यकरण करना चाहिए। इसी को आगमन विधि द्वारा विशेषण विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम का निर्माण करता है। मतलब यह कहना यह चाहता है कि विशिष्ट से हमें सामान्य की ओर जाना चाहिए। जैसे पहले कोई एक एग्जाम्पल, जैसे आसमान है ना, तो आसमान पहले हम उसे बता दिया तो बच्चा समझ जाएगा। आकाश, आकाश बता दिया तो आकाश उसे बता दिया कि आकाश किसे कहते हैं, क्या है, नहीं है। तब फिर उसे हम लोग सामान्य, जो सामान्यकरण मतलब उसके विभिन्न जो शब्द होंगे या विभिन्न पहलू होंगे, फिर उसको हम लोग बताएंगे। जैसे आकाश को हम लोग गगन कहते हैं, या फिर और भी जो भी चीज़ होता है उसके बारे में फिर हम लोग बताना शुरू करेंगे। आसमान कहते हैं, गगन कहते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ फिर उसे बताएंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। विश्लेषण मतलब होता है तोड़कर, विश्लेषण मतलब तोड़कर, और संश्लेषण मतलब होता है जोड़कर, समझा। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मतलब विश्लेषण मतलब तोड़कर और फिर जोड़कर, समझ रहे। तो कभी भी हमें, जैसे एक छोटी सी मिसाल हम दे रहे हैं कि हमें संधि अगर पढ़ाना है, तो संधि अगर पढ़ाना है तो कोई शब्द हमने लिया और उसका संधि विच्छेद करना है, तो जो संधि विच्छेद किया ये हुआ, क्या हुआ, ये विश्लेषण। मतलब इसे हमने तोड़ा, संधि, दो शब्द है उसका संधि विच्छेद किया, सॉरी एक शब्द है उसका संधि विच्छेद किया, तो हमने वहाँ पे क्या करते हैं, शब्दों को दो भागों में तोड़ते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, तो ये हो गया विश्लेषण करके। वर्णों का मतलब विभिन्न शब्दों का वर्ण विन्यास करके वर्णों का वर्णों से मेल समझाने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है ना। जैसे सूर्य ग्रहण, तो सूर्य और ग्रहण, तो दो पार्ट में इसे तोड़ा, दो हिस्सों में तोड़ा, सूर्य अलग ग्रहण अलग, फिर उस दोनों के मीनिंग को हमने बताया, और तब फिर जो मिला करके फिर शब्द बनाया। मतलब पहले सूर्य ग्रहण एक शब्द है, शब्द को दो भाग में तोड़ा, सूर्य और ग्रहण, तो यही हुआ तोड़ना, विश्लेषण करना। और फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें दो वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाना रहता है, तो उसे हम लोग कहेंगे संश्लेषण, समझ गए होंगे, है ना। मतलब वर्णों तोड़ने को कहते हैं विश्लेषण और जोड़ने को कहते हैं संश्लेषण। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, हमें हमेशा पढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी बच्चे को अधिगम के समय, क्लास स्टार्ट के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम क्लास में रहते हैं तो हमें बच्चों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष चीज़ों का प्रमाण देना चाहिए, जो बच्चे देख सके, जो उसके सामने मौजूद हो। नहीं हो तो हमें मॉडल के तौर पे या किसी और तौर पे क्लास में लाना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब जो उसके सामने हो, जो वो देख सके, उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो वहाँ पे मौजूद नहीं हो, जिसे हम नहीं दिखा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जल मतलब हो सकता है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ा रहे हों कि पहाड़ कैसे बनता है, तो वो तो क्लासरूम में हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन क्रिएटर का फ़ोटो वोटो दिखा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखा देने के बाद अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो शायद बच्चे ज़्यादा समझते हैं। और ख़ासतौर से कोशिश करनी चाहिए जो उसके सामने मौजूद हो उसका हम एग्जाम्पल ज़्यादा कर लें। तो प्रत्यक्ष से तब फिर हम लोग अप्रत्यक्ष की तरफ जाएं। तो बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद अप्रत्यक्ष। उसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर आना चाहिए। अनिश्चित से निश्चित की ओर, किसी भी छोटे बालक के पास जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है, अस्पष्ट होता है।
तो ऐसा नहीं है कि उसे हमें धत्कार देना है, नहीं, उसके अनिश्चित ज्ञान से ही हमें उसे किधर लाना है, निश्चित ज्ञान की तरफ लाना है। तो इस बात का भी क्लासरूम में ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों के पास जब वो 6-7 साल का होता है या आगे भी बड़े क्लासों में भी बहुत सारे बच्चों के पास क्या होता है, अनिश्चित ज्ञान होता है। तो टीचर को उसे डांटना डपटना या धत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे निश्चित ज्ञान की तरफ लाना चाहिए। उसके बाद जो ये सूत्र के बारे में हम लोगों ने देखा, शिक्षण सूत्र कंप्लीट हुआ। अब शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, जो शिक्षण में सहायक सामग्री है, जिसे हम लोग TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है, वो क्लासरूम को रोचक बनाता है, प्रभावशाली बनाता है ना। और ये एक तकनीक होता है, ये एक तकनीक भी है। शिक्षण सहायक सामग्री हर लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसके भी इस्तेमाल करने के का तकनीक होता है, जिसे हमें सीखना पड़ता है कि कब क्या किसको यूज़ करना चाहिए, किसको उपयोग में लाना चाहिए, है ना। तो ये एक तकनीक है। और उपकरणों का मतलब जो भी उपकरण हम उसमें प्रयोग करेंगे, शिक्षण सामग्री उपयोग करेंगे, वो क्लास को अट्रैक्टिव बनाएगा, अच्छा बनाएगा, है ना। बच्चों में बहुत सारा विकास लाएगा, तेज़ी से विकास की दर को भी तेज़ कर देता है। और जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो के बहुत सारे असामान्य बच्चे होते हैं, जैसे जो चलने से मजबूर होते हैं, जो देखने से मजबूर होते हैं, तो उनको भी वो सहायता प्रदान करता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, उनको भी एक सामान्य बच्चों की तरह बना देता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए आजकल गवर्नमेंट जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे बहुत फोकस कर रही है, और वो भी बहुत सारे अनुदान दे रही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए। तो आइए उस पर आके देखते हैं। मतलब इसका एक डेफिनेशन जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लासरूम को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों एवं उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। समझ गए होंगे कि रोचक और मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए जो तकनीक या उपकरण का उपयोग करते हैं शिक्षक, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षक सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थी को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। समझ गए होंगे। अब शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या होता है, जो हमने बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है क्लास में बहुत प्रभावशाली, क्लास को, ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है, क्लासरूम को नीरसता जो होती है क्लासरूम की उसको ख़त्म करता है। उसके बाद वो जटिल और सूक्ष्म चीज़ों को भी समझाने में हमारी मदद करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है जिसे हम मतलब बक करके कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड से नहीं समझा सकते हैं, लेकिन वो जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका उपयोग करके हम उसे बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ हम लोग बोल के नहीं समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो के थ्रू हम ज़रूर समझा सकते हैं। अब जैसे गुलाब का फूल है कैसे खिलता है, तो वो वीडियो में बहुत स्लोली उसे दिखाया जा सकता है, लेकिन हम बोल के उसे नहीं समझा सकते हैं बच्चों को। तो बहुत सारी चीज़ होती है, शिक्षण सहायक सामग्री हमारी उसमें मदद करती है। अनुभव प्राप्त होता है उससे, अनुभव में भी विकास होता है, क्योंकि उसे हम लोग लाइव भी देख सकते हैं, अच्छे से सुन भी सकते हैं, या फिर एक बेहतर तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से वो अनुभव का भी विकास करता है। ज्ञान उसमें अस्थायी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज्ञान अस्थायी होता है, बालक को खुद से करके सीखने का मौका भी मिलता है। इसमें बालक सक्रिय रहते हैं क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। अगर आप अच्छे शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे तो बालक का ध्यान नहीं भटकेगा, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता रहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनती है बालक की, चूँकि इसमें करके सीखने की भी सलाह दी जाती है ना। बच्चों का रुचि बना रहता है, मतलब उसमें रुचि का विकास होता है। अधिगम के प्रति बच्चे उत्सुक रहते हैं, उत्सुकता का भी विकास होता है। तो आइए देखें, शिक्षण सामग्री मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दृश्य सामग्री, है ना। दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं। सर्व सामग्री जो हमारे सुनने में, जिसे हम सुन सकते हैं, है ना। और दृश्य और सर्व दोनों सामग्री जिसे ऑडियो विजुअल ऐड भी कहते हैं, है ना। तो इसे हम देख भी सकते हैं और इसके द्वारा सुन भी सकते हैं। जैसे बहुत सारा वीडियो है वो क्लास में चला दिया जाए तो ये दृश्य और सर्व सामग्री हो जाता है। क्रिया सहायक सामग्री, तो आइए बारी बारी से दृश्य सामग्री पे सबसे पहले बात करते हैं, फिर सर्व सामग्री पे करेंगे कि दृश्य सामग्री किसे कहते हैं, इस पे बात करते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री का पहला पार्ट है दृश्य सामग्री, मतलब वैसा शिक्षण सहायक सामग्री, वैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम आंखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़, जैसे चित्र हम लोग यूज़ करते हैं क्लासरूम में, टीचर चित्र कोई सा दिखाता है तो वो दृश्य सामग्री हो गया, समझ रहे। कोई चार्ट दिखाया, ग्लोब दिखाया, ये सब दृश्य सामग्री हो गया। तो दृश्य सहायक सामग्री जिसे अंग्रेजी में विजुअल ऐड भी कहते हैं, ठीक है, विजुअल ऐड, इसको याद रखिएगा कि उसे विजुअल एड्स भी कहते हैं दृश्य सामग्री को। तो विजुअल एड्स कौन कौन से हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि विजुअल एड्स जैसे पुस्तक,
किताब को आप देख सकते हैं, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, चौक देख सकते हैं, डस्टर देख सकते हैं, बहुत सारा संकेतक जो होता है डंडे के तौर पे, चित्र जो होता है, मानचित्र होता है, ग्राफ होता है, चार्ट होता है, पोस्टर होता है ना, बुलेटिन बोर्ड्स होता है, संग्रहालय होता है जहाँ घूम करके हम लोग संग्रहालय भी जा सकते हैं, प्रोजेक्टर होता है। ये सब महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है। ग्लोब हुआ, मानचित्र, मॉडल हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ जो हम हवाई जहाज़ क्लास में तो नहीं ला सकते हैं तो उसका मॉडल हम दिखा सकते हैं, है ना। फ्लैनल बोर्ड हुआ, मतलब जो कपड़े तपड़े का बना बोर्ड होता है, पावर पॉइंट जो हुआ जो कंप्यूटर पे हम लोग बनाते हैं, तो ये सब दृश्य शिक्षण सामग्री हुआ। वास्तविक पदार्थ हुए, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस हुए, बहुत सारे सब्सटेंस है जो दृश्य शिक्षण सामग्री हुए। तो शिक्षण सामग्री जो दृश्य शिक्षण सामग्री है उससे कम ज्ञान इंद्रियों का तो विकास होता ही है, साथ ही सोचने समझने या अवलोकन की शक्ति का भी विकास होता है। इस बात को याद रखिएगा कि दृश्य शिक्षण सामग्री से ज्ञान इंद्रियों का तो विकास होता ही है, साथ में सोचने समझने और ऑब्जर्वेशन का भी विकास होता है। मॉडल जो होता है, मॉडल हम लोग जो यूज़ करते हैं जनरली, मॉडल उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं दृश्य सामग्री में हम लोग, जैसे हवाई जहाज़ के लिए मॉडल यूज़ करेंगे, मतलब जिस चीज़ को हम लोग क्लास में नहीं ला के दिखा सकते हैं या जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। हवाई जहाज़ हर जगह तो नहीं मिलेगा, तो हवाई जहाज़ का हम लोग मॉडल बनाएंगे, है ना। ज्वालामुखी हर जगह तो मौजूद नहीं होगा, तो उसका मॉडल बना सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट छोटा सा वैसा ही लगे, तो उसको हम लोग मॉडल कहते हैं। अब आते हैं सर्व ऑडियो, मतलब ऑडियो एड्स पे, है ना। सर्व सामग्री मतलब जिसमें कभी कभी हम लोग जब स्पीक साउंड का यूज़ करते हैं, ऑडियो का यूज़ करते हैं, तो ऐसे सामग्री को हम लोग जो मतलब सुनाकर ज्ञान दिया जाता है। बहुत सारा ऐसा है ना, अब मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं, तो मान लिया उसे सुनाया, फिर उसमें से हो सकता है बच्चों से हम पूछे कि इसमें संज्ञा कौन है ना, सर्वनाम कौन है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो ऑडियो हो जाएगा, तो उससे बच्चों में सुनने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ये भी एक कौशल है। तो ऑडियो भी हमारे बहुत यूज़ का होता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये आदि। टेप रिकॉर्डर समझ रहे होंगे कि जिसमें गाना वाना बजा करके या किसी का भाषण वगैरह सुना दिया, कोई महान व्यक्ति का, और फिर बच्चों से उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ पूछा, तो ये ऑडियो एड्स हो गया। सर्व दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें हम लोग जनरली वीडियो कह सकते हैं, ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल एड्स और सर्व दृश्य सामग्री। तो तीसरा है सर्व दृश्य सामग्री। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, दोनों से ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से छात्रों को आवाज़ के साथ साथ दृश्य दिखाकर शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। आप समझ सकते हैं, जैसे टीवी, दूरदर्शन, कोई नाटक हुआ, ये सब क्या है ना, कोई वीडियो वगैरह आजकल हम लोग दिखा देते हैं, है ना, तो ये सब सर्वदृश्य हुआ। तो इस तरह से उसके बाद है क्रिया सामग्री। क्रिया सामग्री का मतलब है कि ऐसा जिसमें हम लोग कुछ काम करके देखते हैं, है ना, जैसे बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दे देते हैं, बच्चों को कहीं संग्रहालय वगैरह घुमाने ले गए, है ना, टूर वगैरह पे चले जाते हैं, भ्रमण जिसको कहते हैं, तो भ्रमण में ले गए और उसे बोला कि तुम खुद देखो और तुम खुद इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करो, तो ये करके वो सीखता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिया सहायक सामग्री। इससे बच्चों में क्या होता है, बहुत सारा विकास आता है बच्चों में सोचने समझने का विकास आता है, सृजनात्मकता का विकास होता है ना, उसके अंदर अनुभव बढ़ता है, जो भ्रमण करने से अनुभव वगैरह बढ़ता है। तो इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री आप समझ गए होंगे। ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपसे ख़त्म हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और फिर इसे सब्सक्राइब भी करें, अगले लोगों तक शेयर करें और उसे सब्सक्राइब के लिए कहें, ताकि उसे और भी वीडियो आसानी से मिल सके। अब तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो अब वीडियो लगातार जारी भी रहेगा, चूँकि दिसंबर लास्ट और जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो अक्टूबर है, ये नवंबर दिसंबर, मतलब 2 महीना टाइम है, और 2 महीने में अच्छे से तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारा वीडियो तो डला ही गया है, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी।